हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस्पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश को। खिलजी और सैयद वंश के बाद अब हम एक बहुत मेन टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तुगलक वंश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे जो लंबा चला था वो यही है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तुगलक वंश, ठीक है, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की जो भूमि थी उसको वापस बैक कर दिया था, मतलब जिनसे भूमि ली थी उनको वापस दे दी थी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था और संभवतः जो नहरों का निर्माण कराने वाला वो गयासुद्दीन था, वह कौन था? प्रथम शासक बन चुका था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद का मतलब एक नया नगर स्थापित कर दिया था और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक किले का भी निर्माण हुआ था और इस किले को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी वह 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए थे। यानी जो तुगलक वंश था उसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट था उलुग खां। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक जो थे वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे और सूटेबल पर्सन थे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 योजनाएं जो थी वो मतलब बनाई थी। कौन कौन सी थी? 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और चौथी थी खुरासन या कराचिल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण क्या क्या बोलते थे? स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु। मतलब उनका रवैया ऐसा था जिससे जो प्रजा थी उसको बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक की एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका जो नाम था उस क्या रखा बाद में? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। कौन कौन सी? एक विंटर की और एक समर की। कहा जाता है ऐसा कि जो प्रबंधक थे उनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। ये पीने में जो था वो गंगा जल का यूज किया करता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के जो थे वे सिक्के चलवाए थे और जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। और एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग है वो चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आए और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। यानी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को पहले काजी के उसमें रूप में नियुक्त किया और फिर अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में क्या क्या लिखा है? विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के विषय में लिखा हुआ है। और इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार की थी। ठीक है, फर्स्ट कौन से थे?
अश्व डाक व्यवस्था जिन्हें उलुक कहा जाता था, और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य भी वर्णन किया है, और इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही सती हुआ करते थे। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या रखा था? तूतीनामा, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। तो टोटल ये एक स्टोरी थी। तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर क्या किया था? उनको सम्मानित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु थी वो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो मतलब वो उसके रवैये से इतने परेशान हो गए थे कि जो वहाँ के इतिहासकार थे उन्होंने ऐसी राइटिंग की। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो था वो थट्टा के निकट ही नज़दीक ही 20 मार्च 1351 को हुआ, और पुनः फिरोज का जो राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। ठीक है, इसका 2 बार हुआ था, एक बार 20 मार्च को और एक बार अगस्त में। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमिन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर रखे थे। ठीक है, वो कर कौन कौन से थे? पहला था खराज यानी लगान। ठीक है, सेकंड था खुम्स जो युद्ध में लूट का माल होता था उस पर। तीसरा था जजिया और जकात को वसूलने का आदेश। ठीक है, फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। और फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगा दिया था जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। साथ ही तुगलक ने 300 नए नगरों की भी स्थापना की थी। इनमें से कुछ प्रमुख है जैसे हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। ठीक है, इसके शासनकाल में खिजराबाद, ठीक है, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन को चित्रित बयान सीरत फिरोजशाही में मिलता है। सीरत फिरोजशाही जो है एक बुक है उसमें मिलता है। ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियां होती थी उनकी सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी ताकि वे वहां पे सेफ रह सके। सल्तनत कालीन सुल्तानों के जो शासनकाल थे उसमें सबसे अधिक दासों की जो संख्या थी वो फिरोज तुगलक के समय में थी। कितनी? 1,80,000 के आसपास। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। ओके, इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशे सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया।
फिरोज तुगलक के नागरकोट, जो वर्तमान में कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं और उनमें कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था। संस्कृत से फारसी जो फारसी भाषा थी उसमें अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो दलाइल फिरोज शाही थी, जो दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे अद्धा या विक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की जो मृत्यु है वो सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान ने जहां तेलांगनी की मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंक ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक खुर्रम, जो कि पूर्वाधिपति थे, की उपाधि धारण कर ली थी और एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर हमारा जो तुगलक वंश है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी पूरा जो उसका इतिहास था वो सारा जो है हमने डिस्कस किया, जो मेन पॉइंट्स थे। अब हम मूव करते हैं लोधी वंश की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लोधी वंश है, ठीक है। लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? बहलोल लोधी था और वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाजगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो बहलोल लोधी को दिया जाता है, यानी फर्स्ट जो अफगान राज्य की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने क्या किया? अपने ही सिक्के जो थे वो चला दिए और अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, ठीक है। बहलोल लोधी का जो पुत्र था निजाम खान, वो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की जो थी वो स्थापना की थी और भूमि के लिए मापन व प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन जो था वो सिकंदर लोधी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला जो सुल्तान था वह कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तोलने के लिए दे दिया था, ठीक है। इसने मुसलमानों को जो था वो ताजिया निकालने के लिए एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की जो मृत्यु थी वो 21 नवंबर 1517 था ईस्वी को हो गई थी और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोधी जो था उसने शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया था। दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी जो था वो प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था और दिल्ली की जो मोट मस्जिद है वो सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां बोहिया ने कब बनवाई थी? 1505 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था और वह इस युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो था वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो आज के वीडियो में हमने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वंशों के बारे में पढ़ा, जैसे तुगलक वंश और लोधी वंश। तो ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।